पैसों का पेड़ थोड़ी ना लगा होता है, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। ये सारी बातें हम बचपन से हम हर कोई सुनते आए हैं अपने घर में। हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये बात ना सुनी हो कि पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनके घर में पैसे पेड़ पे उगते हैं, मतलब वो अर्निंग भी करते हैं, मनी मैनेजमेंट भी इस तरह से करते हैं कि अच्छी लग्जरी ज़िंदगी भी जीते हैं। वो ऐसे कौन से लोग रहते हैं जिनके घर में पैसों का पेड़ लगा होता है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने घर में पैसों का पेड़ किस तरह लगा सकते हैं। मतलब मैं आज आपको इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, दिस हैबिट्स विल मेक यू रिच। अगर ये जितने भी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप इसको समझ लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह से अर्निंग करते हैं, इसी तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर में भी पैसों का पेड़ लगने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके पास टाइम कम है तो किसी और टाइम पे आप ये वीडियो देखिए जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग होगा, डेफिनेटली लॉन्ग होगा, क्योंकि मैं आपको इसमें कहते नहीं कि मनी मैनेजमेंट का पूरा निचोड़, क्या फॉर्मूला है, क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगी, जिसके ज़रिए आप मनी मैनेजमेंट इतना बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे कि आपको ये वीडियो रिच बना देगा, अमीर बना देगा। जी हाँ। अच्छा, मेरा नाम सोनम है और मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, इंस्पिरेशनल वीडियो बनाती हूँ, और मैं आपको किसी ना किसी तरह से गाइड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मनी मैनेजमेंट की मैं आपको इसमें पूरी 6 टिप्स बताऊंगी, और एक आधा बोनस टिप भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि हम किस स्टेज पे हैं। मतलब हम सबको अपनी मनी स्टेज, यानी नो योर स्टेज, मतलब मनी में, मतलब पैसों में आपकी कौन सी स्टेज है। देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपकी कोई क्लास, मतलब मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हर कोई अपनी लाइफ में, कोई 0 पे है, कोई 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 10 पे है, तो हर कोई अलग अलग लेवल पे है। तो आप कौन सी स्टेज पे हैं, तो मैं आपको एज अ स्टेज बताऊंगी कि आप कौन सी स्टेज पे है। देखिए, 5 तरह की स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है यू आर नॉट अर्निंग, मतलब वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप कमा नहीं रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 1 स्टेज है दैट यू आर नॉट अर्निंग। याद रखिएगा, आप चाहे तो एक कॉपी पेन ले सकते हैं और उसमें अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी स्टेज होती है दैट यू आर अर्निंग, ओके, आप अर्न कर रहे हैं, एंड यू आर बियरिंग योर ऑल डेली टू डेली एक्सपेंसेस। आप अपने जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं, मतलब आप अपना खर्चा उठा पा रहे हैं। ठीक है ना। थर्ड स्टेज है दैट यू आर अर्निंग एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर हाउस, मतलब आप कमा भी रहे हैं और आप अपने घर में उससे थोड़ा बहुत लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। आप जैसे घर की ग्रॉसरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, घर के बिल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आप थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी बन रहे हैं। फोर्थ स्टेज ये है कि डेट यू आर अर्निंग एंड यू आर मैनेजिंग द होल हाउस। ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे पापा होते हैं और बड़े भाई होते हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं जो पूरा पूरा घर संभालती हैं, मतलब मनी फाइनेंशियली पूरा घर मैनेज करती हैं। ठीक है। तो आप कमा भी रहे हैं और आप सिर्फ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, आप पूरा पूरा घर चला रहे हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियली अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ स्टेज है दैट यू आर अर्निंग मनी एंड यू आर मैनेजिंग योर हाउस फाइनेंशियली, एंड ऑल्सो रिमेंबर एंड ऑल्सो यू आर सेविंग। जी हाँ, इस स्टेज पर मतलब बहुत ही कम लोग जो है इस स्टेज पे पहुंचते हैं या पहुंच चुके होते हैं, या बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है इस स्टेज पे पहुंचने में। लेकिन हाँ, एक ना एक दिन हर कोई इन सारी स्टेज पे ज़रूर पहुंचता है। ये जो फिफ्थ स्टेज है, जो ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेज है, तो आप देख लीजिएगा कि अभी आप कौन सी स्टेज पर हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको सेविंग करना है। देखिए, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट यू शुड स्टार्ट टू सेव मनी राइट नाउ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें पहले, मैं ये जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पहला जो पॉइंट मैंने बताया था दैट यू आर नॉट अर्निंग,
इंशाल्लाह आप कभी ना कभी आगे जाके कमाएंगे। सेकंड पॉइंट बताया दैट यू आर अर्निंग एंड यू आर मतलब आप अपने डेली टू डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होते हैं जो वो सेकंड नंबर वाली जो स्टेज से ही खर्च करना इतना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई बच्चे हैं अभी 22-23 साल में, उन्होंने स्टार्ट किया है कमाना, खर्च करना मतलब कमाना स्टार्ट किया है, अर्निंग स्टार्ट की है, नई नई जॉब लगी है, तो वो उसी वक्त क्या करते हैं, वो उसी वक्त ये करते हैं कि लग्जरी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी बस समझ लीजिए 35 सैलरी आई है, 25,000 सैलरी आई ही है, बस उसी में उन्होंने सोच लेते हैं अब मैं आईफोन लूँगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सेविंग करने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो 5th स्टेज है, आज भी बहुत कम लोग हैं जो 5th स्टेज तक पहुंचते हैं। हाँ, एक बात अच्छी है इंडिया में कि बहुत सारे लोग सेविंग करने में बिलीव करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सेव करने में बिलीव करते नहीं। उनका मतलब है पैसा आया बस उसको उड़ा दो, पैसा आया उसको उड़ा दो। अब आप सोच रहे होंगे, या मैं ये कह रही हूँ कि पैसा आया उसको उड़ा दो और आप अपनी लग्जरीज पे, मतलब आईफोन खरीदना है, कार खरीदनी है, घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, उस पर खर्च नहीं करेंगे तो आप उस पर आप कब खर्च करेंगे? क्योंकि आपका भी मन करता है कि आप इन सारी चीज़ों पे खर्च करें। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी इस टॉपिक के थर्ड पॉइंट में, जहां आपको टॉपिक के थर्ड पॉइंट में बताऊंगी, इसके स्टेज के थर्ड पॉइंट में नहीं बताऊंगी। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगी वहां पे आपको कितना आपकी लग्जरीज पे खर्च करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से पूरा मनी मैनेजमेंट करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट योर सेविंग राइट नाउ। अच्छा, सेविंग भी जो है वो है पूरी दो तरह की सेविंग है। पहली सेविंग है जो एक नॉर्मल सेविंग है, दूसरी सेविंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग है। इस सेविंग का नाम है इमरजेंसी सेविंग फंड। जी हाँ, इसे कहते हैं इमरजेंसी सेविंग फंड। और मैं कह रही हूँ जितने भी लोग ये चीज़ नहीं करते वो आज से ही करना स्टार्ट कर दें। देखिए, इमरजेंसी सेविंग फंड में क्या हम करते हैं कि ये देख लीजिए कि आपको ये करना है कि आपको आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको इमरजेंसी फंड सेव करके रख लेना है अपनी बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको ये होना चाहिए कि जब भी अगले साल का आपको ऐसा हो कि इतना पैसा हो कि जैसे कोरोना के टाइम था, लोगों की जॉब्स जा रही थी, ठीक है ना, लोगों के पास पैसा नहीं था, उनको खाने तक की प्रॉब्लम हो गई थी, लोगों के पास खाना नहीं था। लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई थी जिन्होंने पैसा सेव करके रखा था। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई थी जिन लोगों ने अपनी क्या कहते हैं कि अपनी आगे फ्यूचर के लिए पैसा सेव करके रखा था, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो उन लोगों ने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम उठाई। तो आपको ये करना है कि मान लीजिए, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इतना पैसा इकट्ठा कर लेना है कि आपको नेक्स्ट ईयर, और इनफैक्ट उससे भी नेक्स्ट ईयर, मतलब लगभग 1 से 2 सालों तक का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रख लेना है। देखिए, इमरजेंसी है, आप चाहे जितने भी आप पैसे वाले हों, जितने भी रिच हों, जितने भी सिक्योर हों, इमरजेंसी ऐसी चीज़ है, आफत ऐसी चीज़ है, जब आती है तो फिर सब लेके ही जाती। कोरोना भी अचानक से ही आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आने वाले पूरे 1 साल, और कम से कम 2 साल, मतलब 2 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये समझ लीजिए मिनिमम आपको आपके 1 ईयर का जो इमरजेंसी फंड है वो इकट्ठा करके आपको अपने बैंक में रख लेना है। और अच्छा, इमरजेंसी फंड में कौन कौन से क्या कहते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आते हैं इमरजेंसी फंड में? ये आता है कि जैसे ऊपर अल्लाह ना करे आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आ गई, ये जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आपको पता है आजकल हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे, हॉस्पिटल में 1-1, 2-2 दिन में 3-3, 4-4 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आपकी मतलब मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेविंग फंड, इमरजेंसी सेविंग फंड निकाल के रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। मैं यहाँ पे किसी LIC का, किसी पॉलिसी का मैं वो क्या कहते हैं कि उसको, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि आपको कहीं ना कहीं से अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप के लिए आप LIC की जो पॉलिसी है उसको देख के, सोच समझ के ले लीजिए। ठीक है ना, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए, अपना भी अपनी फैमिली का भी। वो कहते हैं ना कि लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरह से ट्रीट करते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही पहले दूसरा दिन होता है कि 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊंगी कि मेरे फादर का भी क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था उनका। वो आउट ऑफ टाउन गए थे, तो फिर वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका जो राइट लेग था तो उन पे
उनको लेगमेंट इंजरी होती है, तो उन पे लेगमेंट इंजरी हो गई थी, तो उनके भी ऑपरेशन में 3 लाख रुपीस लग गए थे खाली ऑपरेशन में। उसके आगे पीछे जो लगा है वो तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो देखिए इमरजेंसी ऐसी चीज़ है, कहीं से भी मुंह उठा के आ जाती है। तो आपको अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक LIC स्कीम ले लेनी है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कभी ऐसा हो कि बिजनेस ठप हो जाए या बिजनेस ना चले या कुछ भी हो जाए कि आप डाउन पे चले जाए, तो उसके लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर का आने वाले अगले साल का खाने पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। जैसे कोरोना में हुआ था कि लोगों ने क्या कर रखा था उस टाइम, EMI पे घर ले रखे थे, फ़ोन ले रखे थे, कार ले रखे थे, और वो उनकी नौकरियां चली गई थी और उनको वो सब भरने भी थे। उनको मतलब उनको मॉर्टगेज इतना ज़्यादा था कि उनको पे भी करना था और वो कमा पा नहीं रहे थे। तो इतनी आफत आ गई थी उस वक्त, कोरोना के टाइम। तो आप सब जानते ही, हम सब उस चीज़ को फेस किया है, बहुत सारे लोगों ने फेस किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सेविंग करके रखा था उनके लिए आसान था, जिन लोगों ने नहीं करके रखा था उनके लिए मुश्किल था, ठीक है। तो आप देखिए, वैसे तो ऊपर वाला है हमारी हेल्प करने वाला हर चीज़ में, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से तो मेहनत कीजिए कि नहीं, इस चीज़ के लिए मैं सिक्योर हो जाऊं, ठीक है। तो आपको मेडिकल इमरजेंसी फंड निकाल के रखना है, आपको अपने घर की नेक्स्ट ईयर की ग्रोसरी के लिए पूरा निकाल के रखना है, खाना पीना रहना सारे बिल्स और एक्सपेंस के लिए निकाल के रखना है। और तीसरा इसमें ये समझ लीजिए, अगर किसी ने लोन वगैरह ले रखा है, जैसे मॉर्टगेज लोन वगैरह, मतलब डेट ले रखा है, मॉर्टगेज है, उस पर EMIs भरनी है, फ़ोन की, घर की और कार की, किसी भी चीज़ की उसको EMI उसको जब देनी तो है ही ना। तो उसके लिए भी वो इसी इमरजेंसी फंड में एक अलग से कॉलम बना ले या इसी कॉलम में रख ले, ठीक है। और उसको ये देखना है कि चाहे दुनिया की कोई भी आफत आ जाए, कोई भी आफत आ पड़े, उसको इस पैसे में से एक चवन्नी भी खर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए है, तो इमरजेंसी में ही यूज़ होगा। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आए, लेकिन हाँ, और ये पैसा बढ़ता जाए अच्छी बात है, आपके लिए एक अलग से सेविंग हो जाएगी, लेकिन इसको आपको कहीं और यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। आपको सेविंग के 2 कॉलम बना लेने हैं, एक इमरजेंसी फंड का और एक होता है नॉर्मल सेविंग का। नॉर्मल सेविंग ये होती है कि आपने कर रखी है और उससे आप जब भी आपका मन करे, आपकी कोई ज़रूरत चीज़ें होती है कि हाँ घूमना है, कोई खाना कहीं रेस्टोरेंट जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, तो और मतलब ये सेविंग आपकी, हाँ, इस जो दूसरी टाइप की सेविंग है, इससे आप फ्यूचर में जाके जब आपके पास इतना सेविंग इकट्ठा हो जाए, इमरजेंसी फंड वाली सेविंग नहीं, ये वाली सेविंग जो दूसरी सेविंग है, तो अब आप जाके इन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं से दूसरा पॉइंट पे स्टार्ट करूंगी कि सेकंड पॉइंट है सेविंग्स, इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट भी इसका यही है कि आपको जो आपने वो फर्स्ट पॉइंट में सेविंग बचा के रखी है, दूसरी वाली इमरजेंसी फंड वाली नहीं, उसको आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आप लोग कहेंगे इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, कि हमारा पैसा हमें अच्छे रिटर्न में, मतलब हमें मिले, वो उसमें हमें प्रॉफिट हो। देखिए, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, इसका मैं एक अलग से बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, कभी भी जब भी आपको ज़रूरत हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। मैं इस पर पूरी रिसर्च करूँगी, क्योंकि रिसर्च किए बिना मैं कोई चीज़ नहीं बताती हूँ, तो रिसर्च करके ही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इसमें बात है आपके पैसों की। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये एक दूसरा टॉपिक है, तो उसको मैं आपको कभी बाद में इंशाल्लाह पूरा डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट था सेव योर मनी, उसमें 2 कॉलम थे, सेविंग और इमरजेंसी सेविंग फंड। सेकंड था जो आपकी सेविंग मनी है उसको आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ करना है वो आपको कभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। थर्ड पॉइंट है यू शुड स्पेंड योर मनी ऑन योर लग्जरी, येस और नो, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आपको आपकी जो पैसा है उसको लग्जरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि करना चाहिए, ठीक है, तो करना चाहिए तो ये है कि आपको कब करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक राइज होता है कि आपको कब करना चाहिए। तो जो लोग अपनी फर्स्ट स्टेज पे हैं और सेकंड स्टेज पे हैं, तो मैं कह रही हूँ वहाँ से स्टार्ट ना करें, ठीक है ना। अगर आपने वहीं से अपनी लग्जरीज पे उड़ाना, हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि आपको कपड़े लेने हैं, आप जॉब पे जाते तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो वेरिएबल हैं, जिनको आप इतना बर्डन नहीं जाता है आपकी पॉकेट पे, तो आप उतना कर सकते हैं। लेकिन आप सोच ले कि अब मेरी सैलरी कितनी, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो आमदनी 98 है और वो अभी 98 जुड़ के भी अभी 1 रुपया बना नहीं है, और आपने पहले ही से
क्या कहते हैं कि अपनी लग्जरीज पे खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप लाइफ में किस स्टेज पे, उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा अपनी लग्जरीज पर। ठीक है, इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। मेरा जो भाई है उसका दोस्त है, वो भी उसी की एज का है, अभी वो 20-21 की एज में है माशाल्लाह, लेकिन हाँ उन्होंने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी है। बैंक में उनकी जॉब लगी है मेरे भाई की फ्रेंड की। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में उसने क्या किया, उसने उसने अपने सारे शौक स्टार्टिंग में पूरे करने स्टार्ट कर दिए। मतलब अच्छी रेपुटेटेड बैंक में जॉब है, HDFC आई थिंक बैंक में जॉब है। तो स्टार्टिंग में उसने इतना एक्सपेंस अपनी लग्जरीज पे करना स्टार्ट कर दिया, कार ले आया लोन पे, फ़ोन ले आया, और क्या कहते हैं कि फिर कभी कभी एक ऐसा वक्त आता था कि उसके पास उसके डेली टू डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते थे उसके लिए भी पैसा नहीं बचता था। उसके लिए वो इंसान लोन लेता था कि अपने डेली टू डेली खर्च उठाने के लिए बैंक से लोन लेता था। पर हाँ कि वो अर्निंग अच्छी कर लेता है, फिर भी वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेता था। लेकिन हर किसी की कहते नहीं कि बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो मेरे भाई ने उसको समझाया कि भाई थोड़ा सा सेविंग कर लिया कर, अच्छा रहता है, थोड़ा सा सेविंग कर लो, हाँ करो खर्च, लेकिन तब करो जब तुम्हारे पास कहते नहीं वो अठन्नी जुड़ के 1 रुपया तो बन जाए। ठीक है, तो अब से उसने थोड़ा सा सेविंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको खर्च करना है, लेकिन ये तो देखना है कि आपके पास उतना इनफ मनी तो हो कि आप खर्च करें। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि आपके पास 500 रुपये हैं तो आप 100 रुपये खर्च करने के लिए सोच भी सकते हो। अगर आपके पास है ही 150-200 रुपये तो आप 100 रुपये खर्च करने के लिए कैसे सोच सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, यू शुड स्पेंड योर मनी ऑन लग्जरीज, यस और नो। ठीक है, तो आपको देखना है ये अकॉर्डिंग टू स्टेज जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि फोर्थ पॉइंट है डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, आपको किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना है। आपको देखिए, अगर एक ही सोर्स ऑफ मतलब आपकी जो एक्टिव इनकम है जो कहीं से भी आती है, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट करें। मतलब अगर पार्ट टाइम जॉब कर पाते हो तो करें, मतलब या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बना लें कि जैसे आपने सेविंग कर रखी है तो उस सेविंग से कहीं प्रॉपर्टी लेके डाल दे ताकि वहाँ से आपको पैसा जनरेट होता रहे। कहीं पे कहते नहीं रियल एस्टेट में पैसा लगा दे, कहीं पे रेंट पे अपना घर वगैरह कुछ दे दे, ये आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करके, सही काम करके, गलत काम करके नहीं, सही काम करके कुछ ना कुछ करके आप कमाएं और कमाते रहें। ठीक है ना, तो आप किसी एक वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना रहें। एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहेंगे, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, आप मतलब क्या नहीं, आप लगा उसी 24 घंटे में वही काम कर रहे हैं तो चाहे जितना भी मेहनत कर ले तो आप किस तरह से करेंगे, तो आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि बहुत सारे लोगों का एक कोर बिजनेस होता है और वो उस कोर बिजनेस को छोड़कर किसी दूसरे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, साथ साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, टाइम भी उनके पास उतना ही है कि 24 आवर है और उसी में उनको काम करना है, उसी में उनको क्या कहते हैं करना, उस बिजनेस को छोड़ नहीं सकते हैं, उस बिजनेस पे कम ध्यान नहीं दे सकते, नहीं तो दूसरे के चक्कर में पहला वाला भी चला जाएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रोटी कॉन्सेप्ट। रोटी का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये वो वाली रोटी नहीं है जो हम सब्जी के साथ खाते हैं, जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है। ठीक है ना, तो हमारा फूड इंटेक वाली रोटी की बात नहीं कर रही हूँ। रोटी का मतलब है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जैसे आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है और आपके पास कितने घंटे, पूरे दिन के 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से आपने जो भी अपने 9 to 5 है तो 8 से 9-10 घंटे जो जॉब की, 10-12 घंटे जो जॉब की, पूरा दिन जो आपने अपना बिजनेस पे लगाया, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप अपनी जॉब पे मेहनत कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, और लेकिन आपको जितना भी आप टाइम लगा रहे हैं, उन 24 घंटे में से आप जितना भी टाइम लगा रहे हैं, आपको मतलब कैसे उस चीज़ को इस तरह से मैनेज करें कि आपको पैसा आपको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि वही आपका कोर बिजनेस है, वही आपकी कोर जॉब है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या कर, फिफ्थ पॉइंट भी मेरा यहीं से स्टार्ट होता है, रोटी कॉन्सेप्ट से कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, कि आप वही बिजनेस कीजिए लेकिन अपने बिजनेस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दीजिए। जी हाँ, इंक्रीज योर बिजनेस प्रोडक्शन। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी रिजल्ट, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब उन्हीं 24 घंटे में जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जिसमें आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या करें कि जैसे आपका मान लीजिए कोई बिजनेस है,
ठीक है। तो उसमें आप जैसे रिटेल पे का आपका रिटेल का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, मुझे नहीं पता किस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, तो उस बिजनेस को आप रिटेल के साथ साथ सप्लाई भी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए सप्लाई में, क्योंकि आप अपना टाइम लगा रहे हैं उस चीज़ पर, आप वो टाइम किसी और चीज़ पे नहीं लगा सकते, लेकिन उसी टाइम पर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, रोटी कॉन्सेप्ट। तो आपको उसमें क्या कहते हैं कि अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो आपको उस पर सप्लाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सप्लाई का बिजनेस है, मान लीजिए आपका बहुत बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कि आपके रिटेलिंग शॉप पे आपका माल जाता है, आपका सामान जाता है, ठीक है ना, तो आप अपनी ही शॉप्स खोल लीजिए, उन पे अपना सामान रख के बेचिए, ठीक है ना। तो आपका सप्लाई भी चलता रहेगा, आपका रिटेल चेन भी चलती रहेगी, ठीक है। अगर आपका रिटेल है तो आपका किसी भी चीज़ की शॉप है तो आप उसमें उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने स्टार्ट कर दीजिए। अब आपने ब्यूटिशियन को देखा होगा, वो खाली फेशियल ही नहीं करती हैं, वो लहंगा भी रख लेती हैं, वो ज्वेलरी भी रख लेती हैं कि जो लोग आएंगे हमारे तरफ से ही ये लहंगा भी ट्राई करेंगे, ज्वेलरी ट्राई करेंगे, हमारी तरफ से मेकअप किट ट्राई करेंगे या फेशियल किट ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी डबल इनकम जनरेट होती है, ना कि सिर्फ जो सर्विसेज देती है उस चीज़ की, बल्कि वो प्रोडक्ट भी वहीं से बेचना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप किसी चीज़ की सर्विस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, मीन्स आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आपकी मैकेनिक्स की शॉप है कार की, या फिर क्या कहते हैं कि कार की शॉप है या बाइक की शॉप है, मतलब आप उसमें मतलब मैकेनिज्म संभालते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेयर पार्ट जो होते हैं बाइक के हो गए या कार के हो गए, तो आप वो स्पेयर पार्ट बेचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं जिसमें आप उन्हीं 24 घंटे में, उसी रोटी कॉन्सेप्ट में, आप उसी 24 घंटे में जितना भी टाइम अपने काम पे लगा रहे हैं आप अलग से कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी जॉब है तो आप अपनी जॉब में भी अगर पॉसिबल हो तो आप कहीं ना कहीं करके कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हीं 24 घंटे में आपको ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो ढूंढनी पड़ेगी, खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस है रिटेल है तो सप्लाई स्टार्ट कर दीजिए, सप्लाई तो रिटेल स्टार्ट कर दीजिए, किसी ना किसी तरह अपने बिजनेस की ग्रोथ स्टार्ट कीजिए अगर आपकी यही एक्टिव इनकम है तो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे 5th पॉइंट तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेरा जो है 6 पॉइंट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले तो आप लोन मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए लोन एक ऐसी चीज़ है कि ये एक तरह से समझ लीजिए जो आपकी आने वाली सैलरी है ना, जो आपकी आने वाली इनकम है, पहले ही से उसमें ये घाटा है, मतलब आपकी जो सैलरी अभी तक आपके पास आई नहीं है उसमें से पहले ही से आपने उठा के दे दिया, लोन का मतलब ये होता है। लेकिन हाँ, लोन लोग लेते भी हैं ताकि उनका सिविल स्कोर अच्छा रहे, और इसलिए भी लेते हैं कि काफ़ी बार बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, जो स्टॉक मार्केट वगैरह में जो बिजनेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो वो भी लोन लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका लोन हो वो ऐसा ना हो कि आपका मतलब जैसा आपका बिजनेस 100% वाला है तो उस 100% के बिजनेस में आपने 90% लोन ही ले रखा हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप वो लोन को कभी चुका ही ना पाओ, आपकी मॉर्टगेज बढ़ती जाए, आपका डेट बढ़ता जाए, आप पे कर्जा बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो आपको ये करना है कि मान लीजिए आपका बिजनेस है 100% वाला, तो उसमें आप 30%, जस्ट 30% आप उसमें अपना लोन लीजिए, ठीक है ना। 30% लीजिए, पूरा का पूरा बिजनेस आप लोन पे नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना मत लोन लीजिए जितना आप उसको रिटर्न ना कर पाएँ, कि मतलब आपका पूरा सुकून ही चला जाए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोन का मतलब होता है कि आपकी जो इनकम अभी तक आपने कमाई भी नहीं है उसमें से पहले आपको मतलब पहले इसमें से पेमेंट कर देना है, क्योंकि आपको पता है लोन लेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी इतना होता है कि मतलब 12%, 13%, 9%, 10%। तो आप फ़ी दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट लेने की फ़ी दे रहे हैं, तो ये फ़ी क्या है, आपकी सैलरी में से घाटा है, जो इनकम आई नहीं है, जो सैलरी आई नहीं उसमें से पहले से आपका घट गया। तो अगर पॉसिबल हो तो लोन ना ले, लेकिन आपको लोन लेना पड़ता है कि आपका बिजनेस ऐसा है, आपका काम ऐसा है, या आप लोन ले चुके हैं, जो लोग लोन ले चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अभी से एक क्या कहते हैं कि वो इमरजेंसी सेविंग फंड में एक बॉक्स बना लीजिए, अपना लोन का निकालते रखिए, ठीक है ना। लोन के लिए मॉर्टगेज का पैसा आप पहले ही से निकाल के रखिए। अच्छा, मैंने एक रियल इंसिडेंट भी देखा है, मैं ऐसे कहीं गई थी तो एक इंसान पे लोन इतना आ गया था कि उस पर एक मतलब 2-2, 3-3 लाख के छोटे छोटे लोन थे, एक उस पर 6 कि 7 लाख का बड़ा लोन था, और उसको इतना डर लग रहा था कि मेरा घर ना बिक जाए, ठीक है। फिर उसने एक लॉयर से सलाह ली,
तो मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे अपने आसपास दिखाई देती है मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो बस ये दुनिया से सीखती हूँ, समझती हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत है, क्यूरियस हूँ हर चीज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैं सीखती रहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की हाल मत कीजिए कि आपको अपना घर बार बेचना पड़ जाए। लोन उतना ही लीजिए जितना आप बेरेबल हो, जितना आप पे कर पाए, ठीक है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, इंसान समझ नहीं होता कि वो क्या करे। या कोरोना टाइम में भी इतना ही हुआ, लोगों ने EMI पे फ़ोन ले रखा है, घर ले रखी है, कार ले रखी है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, तो अब कोशिश कीजिए लोन ना ले, लोन ले रहे हैं तो ठीक ठाक इंटरेस्ट पे लीजिए, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पे मत लीजिए, और लोन ले लिया है तो उसका पैसा अभी से जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उसको, और कोशिश कीजिए कि आप फटाफट जल्द से जल्द उस लोन को चुका दें। ठीक है, तो उस लोन को फटाफट चुका दें और अपनी टेंशन ख़त्म करें और अपनी सेविंग करें, और सेविंग को अच्छी जगह पे लगाएं और अच्छे से कमाएं। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताया था कि वो लोग होते हैं जो कमाते नहीं, और दूसरे लोग होते हैं कि जो कमाते हैं और अपना खर्चा उठाते हैं, जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो जानबूझ के नहीं कमाते इस दुनिया में। मैंने देखे हैं ऐसे, बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो सोचते हैं कि बाप दादाओं की इनकम है, प्रॉपर्टी है, करना ही क्या कमा के। मैंने उन लोगों को देखा है, वो लोग 50-50 रुपए के लिए भी मोहताज रहते हैं। तो प्लीज़ ये देखिए, अगर आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा इतना कमा गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी बना गए हैं, तो उसको आप और आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि उसको आप खाली कर दे, बेच के आप खा रहे पी रहे हैं कि मेरे पापा दादा तो इतना बना गए हैं, अब तो हमारी 7 पुश्तें खाएंगी, अब तो हमें बैठ के ही खाना है, हमें तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इस बात पे मेरे पापा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भले ही पापा दादा आपका जितना भी बना गए हों, लेकिन हर एक इंसान को काम करते रहना चाहिए। अगर कुआं भी है, वो पूरा भरा भी है, तो इंशाल्लाह अगर वो भी खाली हो जाएगा, अगर आपने उसको भरते नहीं रहे ना, मतलब जहाँ से उसके अंदर पानी आ रहा है, अगर उस पाइप को आपने ऑन करके ना रखा, वो जो सोर्स है, जो स्रोत है, हिंदी में स्रोत बोलते हैं, जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको आपने ऑन ना रखा, तो वो कुआं भी सूख जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जितने लोग हैं जो अपने दादा पापा और खानदान की जो क्या कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी पे खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपना कमाएं, उन्होंने अपना नाम बना गए, आप क्यों उनका नाम डुबो रहे हैं। आप अपना नाम बनाएं, लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी एक नई पहचान बनाएं, अपने तरीके से कमाएं, उनसे भी बेहतर करके दिखाएं। अगर वो बिजनेस को A पे ले आए तो आप A+ पे लेके आए। ठीक है, तो आप खुद पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरह से खुद पे इंडिपेंडेंट रहे। और अगर ये सारी टिप्स और टेक्निक जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, जो 5 स्टेज बताई हैं और जो 6 पॉइंट बताए हैं मनी मैनेजमेंट के, अगर आपने इस तरह से किया तो आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी। आपको सुकून ही सुकून रहेगा लाइफ में, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे और अल्लाह पाक भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, सबके साथ अच्छा कीजिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। एंड इफ़ you like my video, so please do like, share and subscribe and also do comments। अगर आपकी कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भी आइएगा मेरी वीडियो पे, और जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।